Hi learners, so welcome on this channel. So after the completion of the last video, noun video, and the completion of the video, now I am just going to start noun case as well as the formation of the possessive noun. So how the noun has the possessive formation, I would just explain you in this video, as well as I would also explain about nominative, objective, possessive, dative, and vocative case together. If you have still not watched my last videos, then you can just go through the video. I would just put them into the description box and you can just watch from there. तो चलिए शुरू करते हैं. अब जो हम है ये आपका नॉन के आगे जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं. नॉन में बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था. नॉन के केस होते हैं, फिर जेंडर होंगे. इसी तरीके से आपके नॉन के सिमिलर टू प्लूरल भी होंगे. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि केस क्या होता है. एक्चुअली में अगर बात की जाए केस की, तो केस क्या होती है? तो केस होती है एक पोजीशन बताने के लिए कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी सेंटेंस में कहाँ क्या पोजीशन है. तो दैट इज कॉल्ड द केस. ठीक है. तो हिंदी में जो है टोटल 8 केस होते हैं, आपको पता है. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ऐसे करके टोटल 8 होते हैं. लेकिन इंग्लिश में केवल और केवल यही केसेस होते हैं जो आपके सामने हैं. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, डेटिव केस एंड वोकेटिव केस. इट मीन्स ओनली वी हैव द 5 केसेस इन इंग्लिश. ठीक है. तो चलिए हम एक एक करके जो है मैं इसको आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ. और आपको अगर डिफिनीशन लिखना है, थॉरो डिफिनीशन लिखना है, तो आप हमारे साथ लिख लीजिएगा नोटबुक में. मैं इसमें सिंपल करके लिख दिया हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और इजीली आप एज ए नोट्स की तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. सबसे पहले जो है इसमें वो है आपका नॉमिनेटिव केस. एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स में क्या है कि जो प्रोनाउन के भी केस होते हैं, नाउन के केस होते हैं तो प्रोनाउन के भी केस होते हैं. जैसे ये आपके हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे प्रोनाउन के भी होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन जब हम बताएंगे, और वही पर्सनल प्रोनाउन से आप बहुत सारे जो है प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं प्रोनाउन के चैप्टर में. ठीक है. और जैसे प्रोनाउन भी बनाते हैं, तो प्रोनाउन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. अभी केवल हम नाउन को लेंगे, और नाउन के साथ अगर उसका कहीं ना कहीं रिलेशन बैठता है तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नाउन को ही हम सबसे पहले समझें. ठीक है. तो सबसे पहले जो है वह है नॉमिनेटिव केस. ध्यान दीजिएगा, इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है. तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है, सबसे पहले आप एक पहले भी फॉर्मूला आता था, उसको कहा जाता था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है. अब इसमें डिफरेंस क्या है? कभी कभी सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होती है. कभी कभी क्या होती है कि सब्जेक्ट वर्ब होती है लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं होती है. ये नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट नहीं होती. अभी सब समझ में आपको आ जाएगा. देखिए मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं अनुराग, ANURAG, अनुराग. अनुराग डज द वर्क. ठीक है. ये है अनुराग डज द वर्क. अब अनुराग जो डज द वर्क है, तो सबसे पहले अनुराग क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? डज है. और ये वर्क जो है ये क्या है? इनका ऑब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है. तो जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में कुछ कहते हैं, तो हम जस्ट उसके सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है. हम क्या कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अभी बोल रहे हैं कि अनुराग काम करता है. किसके बारे में कर रहे हैं? अनुराग के बारे में कर रहे हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और समबडी, वी जस्ट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. आप लिख सकते हैं नोटबुक में. डिफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट
समथिंग और समबॉडी, वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है वो वर्ब है। तो व्हेन द सब्जेक्ट डज एनीथिंग, ओके, और हमने पहले भी वर्ब का डेफिनेशन आपको बताया था कि व्हेन देयर इज द एक्शन ऑफ एनी पर्सन एनीथिंग, हम इसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो जब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है तो वो क्या करता है, वर्ब में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करता है, जस्ट लाइक काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव जब पड़ता है जिसके ऊपर, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे वर्ब के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अनुराग तो काम करने वाला है। ठीक, अनुराग करता है तो क्या करता है, तो काम करता है। इसका जो मतलब टोटल जो आपका इफेक्ट है वो इसके वर्ब पे पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी को भी जो है ले सकते हैं। एक और है जो हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी, इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, तो उसका भी इसी तरह से डिफिनेशन है, क्योंकि प्रेडिकेट जो है केवल सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, और प्रेडिकेट में केवल एक ही वर्ड नहीं आते हैं। प्रेडिकेट में आपको मोर देन 4 वर्ड्स मिलकर भी बनते हैं। वो भी हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, जब हम सेंटेंस के चैप्टर को कराएंगे तो उसमें भी ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सिंपल आपको बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें आपने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए, ही प्लेज, यहाँ पर हम लिख देते हैं ही प्लेज, PLAYS। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है ही, वो खेलता है बिना ऑब्जेक्ट के। इसके बाद यहाँ पे है शी इज, या यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पर भी हम नाउन से लिख देते हैं ताकि नाउन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं भोला, BHOLA, भोला, भोला प्लेस। यहाँ पे लिख देते हैं हम कुछ भी लिख लेते हैं, कंचन लिख लेते हैं, KANCHAN, कंचन लिख लिया, कंचन इज। ठीक है, अब यहां गौर से देखिए, ये सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट है, ये सेंटेंस से पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये सेंटेंस इज के बाद कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कोई वर्ड की जरूरत पड़ेगी, वही कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, तो कंचन इज अ स्कूल गर्ल, SCHOOLGIR, स्कूल गर्ल। तो यही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये मैं सिंपल बता दिया हूं ताकि नॉमिनेटिव केस समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो कि ये जो, जब हम किसी, यहां लिखा भी है नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि जब नाउन और प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस क्या है, स्पेलिंग देख लेना, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव। इसी को सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट से बना हुआ है, सब्जेक्ट ही होता है ये, तो सब्जेक्टिव केस कहा जाता है इसको। तो इसको जब हम कहता है कि जब नाउन और प्रोनाउन का यूज जब हम वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अगर आपको लिखना है डेफिनेशन तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें अनुराग जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव में। आप कहेंगे नॉमिनेटिव में क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देखिए ये वर्ब है डज, इसका ये सब्जेक्ट है, और इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हु डज द वर्क, तो अनुराग डज द वर्क। इसमें अगर हम हु का क्वेश्चन पुट कर देंगे तो तुरंत ही ये आपका आ जाएगा। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसके वर्ब में अगर हम हु लगा के क्वेश्चन करते हैं तो क्या निकलता है आंसर, सब्जेक्ट। तो हु के आंसर करने से निकलता है सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, और यही सब्जेक्टिव केस बन जाता है और इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। हिंदी में कर्ता कारक लिखा हुआ है, पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, ये सब सारी। इसके बाद है आपके इसमें ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस, इसको कर्म कारक कहा जाता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन। क्या कह रहे हैं कि व्हेन
ए नाउन इज यूज्ड, वैसे तो नाउन और प्रोनाउन कोई भी यूज किया जाता है, इसमें भी नाउन और प्रोनाउन, ऐसे भी नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। लिखना होगा तो इस तरीके से आप लिख लेना जो मैंने आपको बताया। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क है। आपने देख लिया कि वर्क ऑब्जेक्ट है। अब हम कैसे समझें कि वर्क है? तो मैंने तो पहला तो बताया था, इसका जो है इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है काम करने का। दूसरा तरीका है कि अगर हम जो है सब्जेक्ट में व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दें, ठीक है, इसके अगर हम व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दें तो हमारा यहां से आंसर ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, और यही जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस भी बन जाएगा, और साथ ही साथ में आपका क्या बन जाएगा? एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज, क्या क्वेश्चन हमने बनाया, देखिए यहां पे लिख देता हूं। व्हाट डज अनुराग, ANURAG, अनुराग डू, या ऐसे भी लिख सकते हैं केवल व्हाट डज अनुराग, ऐसे लिखते डू। आप कहेंगे कि यहां पर में तो डू नहीं है, लेकिन यहां पर में तो डू मैंने लगाया। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां जो मैंने द वर्क लगाया ये एक वर्ब के रूप में है, ठीक है, लेकिन यहां पर में जो हमने यहां पे ये लगाया, ये जो डज है इस डज से अलग है। इस डज और इस डज में अंतर है, ठीक है, इस डज में और इस डज में अंतर है। ये डज जो है ये मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, इस वर्ब के रूप में, और ये जो डज है ये प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये हम आपको वर्ब के चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये डज क्या है? ये डज एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। आप कहेंगे कि वर्क भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था एकदम। मैंने इसको जानबूझ के डज लिखा ताकि आपके पास जो है द वर्क ऑब्जेक्ट बन जाए और ये जो है ये आपका वर्ब बन जाए। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अनुराग वर्क्स, वर्क में ऐसे लगा देते तो काम खत्म था। क्योंकि वर्क जो है अपने आप में नाउन भी है और वर्क अपने आप में एक वर्ब भी है। अब क्या है कि यहां पे हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, तो क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर क्या निकला? यहां तो आप साफ देख रहे हैं कि अनुराग क्या करता है। देखिए अनुराग यहां काम करता है, तो आंसर में निकल कर आएगा द वर्क। ये द क्यों आया? ये आर्टिकल का यूज मैंने किया है, ये आर्टिकल के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो द वर्क आपका आ गया, ठीक है। अब है क्या कि इससे आपका ये केस सामने निकल के आ गया। क्या किया मैंने? तो सब्जेक्ट में हमने क्वेश्चन किया और सब्जेक्ट में व्हाट लगा के क्वेश्चन किया, तो हमारा आंसर आ गया किसमें? ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और जब हमने क्या किया, वर्ब में हमने क्वेश्चन किया कि हु डज द वर्क, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अनुराग डज द वर्क, ठीक है। अब तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में हमको नहीं लगता है डिफिकल्ट होना चाहिए समझने में। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पजेसिव जेनेटिव केस, ठीक है। तो पजेसिव केस में जैसे है, देखिए दो तरह का इसमें होता है, नाउन को भी उठा सकते हैं, प्रोनाउन को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नरगिस, NARGIS, नरगिस माने नरगिस किसी का नाम लिखा है, कोई नाउन है, इसमें हमने एपिस्ट्रॉफी लगा दिया। नरगिस फादर, इज वेरी ऑनेस्ट। नरगिस के पिताजी क्या है? वो बहुत ही ईमानदार है। अब क्या है, जैसे कि इसमें देखो, पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं। When a noun and pronoun is used to show possession or relation, it is known as possessive or genitive case. जब संज्ञा या सर्वनाम को हम जो है संबंध या अधिकार बताने के लिए दिखाते हैं, ठीक है, तो उसे संबंध कारक जो है वो केस या कारक कहा जाता है, ठीक है, केस को कारक कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि संबंध है कि नहीं है। नरगिस का किसके साथ संबंध है? यहां गौर से देखिए, नरगिस का जो संबंध है वो इसके फादर से,
एनी रिलेशन। आप कहेंगे प्रोनाउन का भी संबंध है, तो प्रोनाउन के चैप्टर में आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको सिंपली बता देते हैं। जैसे होते हैं मोहन डज हिज वर्क, आ गया ना, हिज वर्क, हिज के साथ वर्क का संबंध हो गया, ठीक है। अब ये पॉजेसिव जो केस होते हैं प्रोनाउन के चैप्टर में हम कवर कराएंगे, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे एडजेक्टिव एंड सेकंड होते हैं इट इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये आपको कुछ एडजेक्टिव में भी देखने को मिल जाएंगे और कुछ आपको प्रोनाउन के चैप्टर में भी देखने को मिल जाएंगे। कौन से में, तो पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर। तो ये 3 तो आपको निकल गया। अब बच गया आपका इसमें संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक क्या है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखा था, कुछ लिखा था ऐसे करके, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे रोहन, कुछ ऐसे लिखा था रोहन प्लेज, और मैंने यहाँ पे लिखा था जैसे मैं यहाँ पे कोई लड़की का नाम लेता हूँ कंचन, कुछ ऐसे करके लिखा था कंचन, कंचन इज। अब मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा है, ये तो बन जा रहा है, ये नहीं बना, इसका कारण क्या है थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो प्लेस है ये मेन वर्ब है, तो इसके कारण से ये पूरा मीनिंग सेंस दे रहा है। इस तरह के बहुत सेंटेंस आप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक, आई ईट, दे गो, दे कम, वी इग्नोर, दे मल्टीप्लाई, we decide, we make a noise, ऐसे बनाते हैं। तो make a noise, जैसे noise आ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हाँ ऐसे भी तो बोलते हैं कि we make food, we know, they contemplate, she imagines, मोहन bluffs, BLUFFS, bluffs। तो हमने इसमें क्या देखा कि इस सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन अदर वर्ड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी मीनिंग को पूरा कर दे रहा है। तो ये जो वर्ब होते हैं ये प्राइमरी वर्ब होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब प्राइमरी होती है। मैंने अभी बताया था एक ग्लिम्स में, छोटे में। लेकिन ये जो होती है, सॉरी ये जो है ये आपका सेकेंडरी वर्ब होती है और ये प्राइमरी वर्ब होती है, प्राइमरी होती है। ये जो प्राइमरी होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, आपके लिंकिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब भी होते हैं। और इस कारण से ऐसे सेंटेंस का जो मीनिंग होते हैं ना, ये कभी पूरे नहीं होते। इसको पूरा करने के लिए या तो कोई नाउन या तो कोई एडजेक्टिव एक साथ रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन रखेंगे तो कंचन इज अ प्रिंसेस, ऐसे लिख सकते हैं। कंचन एक राजकुमारी, राजकुमारी नाउन हो गया। और अगर एडजेक्टिव रखेंगे तो कंचन इज पुअर, कंचन गरीब है, या कंचन इज रिच, ऐसे भी लिख सकते हैं। या नाउन और एडजेक्टिव का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंचन इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, कंचन इज एन ऑनेस्ट गर्ल, मतलब कंचन जो है एक ऑनेस्ट गर्ल है। ऑनेस्ट इज जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव एंड इट इज शोइंग अबाउट कंचन दैट कंचन इज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। तो चलिए ये सब तो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दिया हूं। देखिए अब आगे चलते हैं, आपका जो बता रहे थे अभी संप्रदान कारक के डेटिव केस क्या होते हैं, यहां भी वही होंगे। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, जब संज्ञा सर्वनाम का यूज, ठीक है, एक वर्ब या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तब इसको संप्रदान कारक कहा जाता है। तो आपको इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने पड़ेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताते हैं। एक्चुअली में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले नहीं होते हैं, इसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहां पे लिखते हैं शी, या फिर से नाउन से स्टार्ट करते हैं, रोहन, ठीक है, रोहन गिव्स मी अ पेन। अब दूसरा सेंटेंस हम सेम लिखते हैं, रोहन गिव्स
अ पेन टू मी। सेम सेंटेंस है, देखिए बस है क्या, ये जो ऑब्जेक्ट दो है इसमें, एक तो मी है और एक पेन है, इसमें जो है थोड़ा सा हमने क्या किया, शिफ्टिंग किया। जहां पे मी था वहां पे हमने पेन को पुट किया, और जहां पे पेन था वहां पे मैंने मी को पुट कर दिया। तो क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट होने के कारण इस ऑब्जेक्ट के अपने अपने नाम हैं, ठीक है। तो ये जो लिविंग थिंग्स वाले होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी इसमें हो सकता है सेंटेंस, रोहन गिव्स राम ए पेन। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे सेंटेंस हो सकता है, यहां भी नॉन यहां भी नॉन। यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पहला सेंटेंस में डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि किसको दे रहा है, तो हम पर्सन का नाम लेके बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राम एक बार पहले से मेंशन हो चुका है, तब राम के बदले में एक प्रोनाउन आएगा, उसको हिम को रिप्लेस कर देगा उसके साथ, यहां बोलेंगे राम गिव्स हिम अ पेन, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसी कारण से यहां पर में हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं, देखिए जो लिविंग थिंग्स वाले होते हैं, ज्यादातर लिविंग थिंग्स जानते ही है, जिसमें लाइफ होती है, आदमी होते हैं या जितने भी सजीव चीजें होती है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाना जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हमने ऑब्जेक्ट बताया था, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट ये पार्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज जो नॉन लिविंग वाले हैं, जिसमें जान नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स वाले, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT OBJECT, ये होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप तो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यहां देखिए पेन जो है, इस पेन के अंदर जान नहीं है, तो ये आ गया आपका इनडायरेक्ट, ये आ गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये आपका आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे मी जो है, इसके अंदर लाइफ है, तो इसीलिए आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो नॉन लिविंग थिंग होते हैं डायरेक्ट के लिए और लिविंग थिंग होते हैं इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। और यही कारण है कि जब भी हम पहले कभी भी, जब भी हम आप इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं और उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, तो उसके पीछे टू लगाना होता है ना। लेकिन एक इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे यू तो नहीं बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका दो मीनिंग हो सकता है। पहला मीनिंग तो हो सकता है कि जो टू आप बोल रहे हैं ये भी के सेंस में हो, और दूसरा चीज अगर हम टू बोलते हैं, यहां पर मैं जो टू बोल रहे हैं, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सिंगल है, ये अकेला ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं एक साथ आ रहा है, इसी कारण से हम टू बोल रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब भी ये वर्ब या प्रीपोजिशन का, वर्ब और प्रीपोजिशन का कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब का कैसे ये इनडायरेक्ट, देखिए यहाँ पे वर्ब जो है वो गिव है, इसमें भी वर्ब गिव है। अब इस वर्ब में अगर हम क्वेश्चन को पुट कर देंगे पहले की तरह, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन को पुट करेंगे तो ये निकलेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे हम व्हाट लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे। यहाँ पे पहला तो व्हाट हो गया, दूसरा हो गया एक और आता है, वो होता है होम। और होम को जो मॉडर्न इंग्लिश या बहुत सारे फॉरेन राइटर्स है उसको होम में भी हु और होम को इक्वल में मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आपको प्रोनाउन का पजेसिव केस बताएंगे तो उसमें और रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट है उसमें बताएंगे, तो उसमें ये चीज साफ लिखा हुआ है कि जो हु होते हैं नॉमिनेटिव केस में इसमें, और आपके जो होम होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और जो हुज होते हैं वो होते हैं पजेसिव केस में। ये चीज उस चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब इस होम के बदले हु भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में,
हु भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो हम हु लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं और हुम लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हुम लगा के कब क्वेश्चन करेंगे और व्हाट लगा के कब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि कब कैसे होगा। जब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना हो कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तब तो आप हुम और हु लगा के क्वेश्चन कर दो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के सामने आ जाएगा। और जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे, जब सब्जेक्ट के साथ व्हाट लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर है वो हमेशा जो है वो क्या आएगा, तो आपको आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इससे आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा कि कैसे हम इसको जो है वो समझें, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशन वाला भी एक बता ही देंगे। फॉर एग्जांपल है रीता एट सम मटेरियल्स। अब देख लीजिए कौन किसका है, ये आपका सब्जेक्ट की केस हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये प्रीपोजिशन है, आपको पता है प्रीपोजिशन क्या करता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन से अपना रिलेशन बनाता है, ठीक है। उससे पहले आकर के विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो है अपने जो है फ्रेंड्स के साथ रीता ने जो है कुछ मटेरियल खाया या खाई। यहाँ पे अगर रीता लड़की है तो यहाँ पे खाई, तो रीता एट सम मटेरियल्स विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आई ओ है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होते हैं, मैंने बताया था। तो ये किसके साथ आ रहा है, ये आ रहा है आपका हिज के साथ, ठीक है। और ये आपको किसका बन रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन का बन रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ पे है तो इसका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से मैंने जो है बताया है। चलिए अब जो है लास्ट जो है, अगर आप समझ में आ गए हो तो आप इस तरह से 2-3 सेंटेंस मुझे आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। हम समझेंगे कि आपको शायद समझ में आ गया, नहीं तो प्रैक्टिस करना अच्छे से। इसमें भी आप क्वेश्चन करके सब्जेक्ट में पुट करेंगे तो आपको जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी में रीता में अगर आप हु और होम करके अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए जो लास्ट है वो है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को जो है वो आपको ये वाला जो है लास्ट वन, इसको कहा जाता है संबोधन कारक। तो ये वोकेटिव केस क्या होती है, देखिए कह रहा है जब हम डायरेक्टली किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, कहते हैं नीतू NITU, कॉमा लगाएंगे, कम हियर। नीतू, नीतू के बाद रुकेंगे, पॉज करेंगे, ये नहीं कि एक ही बार में बोल देंगे। अगर आपने एक बार में बोल दिया तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाएगा, और फाइनली क्या होगा, एक तो इनकरेक्शन हो जाएगी, कम में ऐसा नहीं लग पाएगा और मीनिंग कुछ और हो जाएगा, तब हो जाएगा नीतू यहाँ आती है। तो ध्यान रखना, नीतू के बाद पॉज करेंगे, नीतू कम हियर। गीता, GTTA गीता, कॉमा फिर से, गो देयर, गीता वहां जाओ। तो ये क्या है, ये वोकेटिव केस है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर में नीतू और गीता को एड्रेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि when noun or pronoun is used to address a person directly, it is known as vocative case, ठीक है। you को भी लिख सकते हैं, you go there, तो वहां जाओ, या go there विदाउट साइलेंट वाला, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये नाउन का केस हमारा एंड हो गया। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको फॉर्मेशन और पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं नाउन का वो बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो आप तब तक इसका एंजॉय कीजिए, और आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो a lot, and you can just write your opinion in the comment box. By then, just take care. Have a nice day.